तो हेलो दोस्तों, आइए आज क्लास 12 का केमिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। घनाकार क्रिस्टल में ब्रह्मरस जालकों की संख्या होती है 3। तो 3 होते हैं घनाकार क्रिस्टल जालकों में ब्रह्मरसों की संख्या। चलिए अगला प्रश्न। एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोले से घिरी होती है? 6। तो 6 गोले से घिरी होती है एक अष्टफलक रिक्ति। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? शॉटकी दोष। तो शॉटकी दोष के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा फेरोचुंबकीय पदार्थ है? Fe3O4। तो Fe3O4 है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? NaCl तो नमक। नहीं, कांच होगा इसका अक्रिस्टलीय ठोस। चलिए अगला प्रश्न। इसमें आपको ऑप्शन भी देगा। चलिए अगला प्रश्न। रवा में जब इलेक्ट्रॉन को ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? तो एफ सेंटर, जिसको शॉटकी दोष बोला जाता है हिंदी में। चलिए अगला प्रश्न। बेरेवेदार ठोस का उदाहरण है? रबर। तो रबड़ है बेरेवेदार ठोस का उदाहरण। चलिए अगला प्रश्न। एसीपी का इस सेल में परमाणुओं की संख्या होती है? 12। तो 12 होती है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लोह चुंबकीय प्रदर्शित करता है? CrO2। तो CrO2 जो लोह चुंबकीय को प्रदर्शित करता है। चलिए अगला प्रश्न। क्रिस्टल होते हैं 4 प्रकार के होते हैं क्रिस्टल। चलिए अगला प्रश्न। रवादार ठोस है? तो हीरा है रवादार ठोस। चलिए अगला प्रश्न। एसीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है? 0.74। तो 0.74 होता है। चलिए अगला प्रश्न। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होता है? 7। तो 7 होता है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या। चलिए अगला प्रश्न। बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह की 32%। तो 32% होते हैं। चलिए अगला प्रश्न। पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है? तो यह फलक केंद्रित घनीय जालक में होता है। चलिए अगला प्रश्न। और ये प्रश्न जो करवा रहे हैं दोस्तों वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जो कि बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न चलते हैं। Na2O में सोडियम की उपसर्जन योजक संख्या है? 4। तो 4 है सोडियम का उपसर्जन संख्या। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? CrO2। तो CrO2। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा बेरेवेदार ठोस है? क्वार्ट्ज ग्लास, जिसको इंग्लिश में SiO2 बोला जाता है, इसका सूत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न। ये दूसरा चैप्टर है। ये इससे पहले जो करवा रहे थे ये पहला चैप्टर था और ये दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है विलियन। चलिए अगला प्रश्न। इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव करते हैं। गोलक के एक केजी उपस्थित घोल के मोलों की संख्या को कहते हैं? तो मोललता कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन में उबलता है उसे कहते हैं? एजियोट्रोपिक मिश्रण। तो इसे एजियोट्रोपिक मिश्रण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। परासरण दाब निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? P बराबर CRT। तो P बराबर CRT। चलिए अगला प्रश्न। अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण की क्रिया निकल पाते हैं? विलायक के अणु। विलायक के अणु। चलिए अगला प्रश्न। पहाड़ों का जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है। तो वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम है, इसीलिए। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से विलयन के लिए अनुसंख्य गुण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रासरण। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित किसका हिमांकन अवनमन अधिकतम होता है? K2SO4 हिमांकन अवनमन अधिकतम होता है। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा अनुसंग गुणधर्म नहीं है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर प्रकाशीय क्रियाशीलता। तो प्रकाशीय क्रियाशीलता। चलिए अगला प्रश्न। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। विलयन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण है? तो प्रश्न करते हैं। समुद्र जल का प्रासरिक दाब लगभग होता है? 30 एटम। तो 30 एटीएम होता है। चलिए अगला प्रश्न। शुद्ध जल का pH होता है? 7। तो 7 होता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। समुद्र जल का प्रासरिक दाब लगभग होता है? 30 ATM। तो 30 ATM होता है। शुद्ध जल का pH होता है? 7। तो 7 होता है। चलिए अगला प्रश्न। विलयन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण है? तो क्वथनांक उन्नयन है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा अनुसंग गुणधर्म नहीं है? तो प्रकाशिक क्रियाशीलता। तो न प्रकाशिक क्रियाशीलता होता है। चलिए अगला प्रश्न। किसी घोल का प्रासरणिक दाब संबंध दिया गया है? तो
पाई बराबर एससी बटा पाई टी। सी बाय एस ना पाई बटा सी बराबर एस टी। चलिए अगला प्रश्न है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है तो परमाणु के न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या के योगफल के बराबर होता है। चलिए प्रश्न है, आइसोटोनिक विलयन वे है जिसके बराबर होता है तो प्रासारिक प्रासारिक होता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रासरणी दाब बढ़ता है जब ये तापकरण बढ़ने पर बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है तो ये सोल में पाया जाता है टिंडल प्रभाव। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, कौन नहीं होता ताप द्वारा प्रभावित? मोललता। तो मोलरता होता है जो कि ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, जब लैंड संचय को चार्ज किया जाता है निम्न कौन सा क्या होता है जब चार्ज किया जाता है? पुनः उत्पन्न होता है तो H2SO4 पुनः उत्पन्न हो जाता है। तो ये अगला चैप्टर है, चैप्टर 3, इसका VVI ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित किस तरह का सेल है? ईंधन सेल। तो ईंधन सेल है। चलिए अगला प्रश्न, विद्युत धारा जब किसी चालक के से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं? धात्विक चालक। तो धात्विक चालक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे कहते हैं? चालकता सेल। तो इसे कहते हैं गैल्वेनिक सेल कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, जलीय घोल में हाइड्रोजन H2 में किसे अपकृत नहीं करेगा? Fe3+। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न एक विद्युत अपघट्ट है, एक विद्युत अपघट्ट क्या है? तो यह विलयन के जटिल आयन बनाता है। चलिए अगला प्रश्न, फैराडे के विद्युत विक्षेपण के द्वितीय नियम संबंधित है। तो द्वितीय नियम कौन सा संबंधित है? तो विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल में मुक्त करता है, कितना मुक्त करता है? 31.75 ग्राम कूलम। तो 31.75 ग्राम कॉपर मुक्त करता है Cu। चलिए अगला प्रश्न, ये फैराडे बराबर होता है 96,500। तो 96,500 कूलम होता है। चलिए अगला प्रश्न, विद्युत अपघट्ट सेल में हाइड्रोजन जिस इलेक्ट्रॉन से घोल में प्रविष्ट करता है उसे कहते हैं? तो कैथोड करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, 1 मोल एल्युमिनियम 3+ को एल्युमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है? तो इसका 10 कूलम। तो 3.0 गुना 10⁵ कूलम। चलिए अगला प्रश्न, NaCl तनु जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर मुक्त होता है, क्या मुक्त होता है? तो H2 होता है मुक्त कैथोड पर। चलिए अगला प्रश्न, किसी सेल अभिक्रिया की समावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल यानी EMF होता है, क्या होता है? धनात्मक। तो धनात्मक नहीं होता है, शून्य होता है। चलिए अगला प्रश्न, सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया के होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए कितना? तो धनात्मक होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करता है सक्रिय द्रव्यमान पर। ये चौथा चैप्टर है। चलिए अगला प्रश्न, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक है तो अभिक्रिया को वेग बढ़ाता एवं घटाता है। चलिए अगला प्रश्न, किसी प्रतिक्रिया के आक्रमिक और पीछे की प्रतिक्रिया को उत्सर्जन ऊर्जा का समान होता है, किसके समान होता है? तो डेल H के बराबर 0 का समान होता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न, तो एथिल एसीटेट का जल अपघटन का उदाहरण है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, इसमें जो नॉमिनिकल है वो छोड़ दे रहे हैं, जो भी ये पॉइंट VVI है वही करा रहे हैं, नॉमिनिकल में भी VVI है तो डिटेल में बताना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है तो समय इनवर्स होती है। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इनमें से कोई नहीं, मतलब कि दाब पर निर्भर नहीं करता है, तापमान पर निर्भर नहीं करता है और प्रतिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है, तो इसका निश्चित होता है, टी हाफ का मान जो होता है निश्चित होता है। चलिए अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है तो 0.693 बटा के, तो 0.693 बटा के होता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान क्या होता है? तो आपका मान होता है टी हाफ समानुपाती ए होता है, समानुपाती ए। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? शून्य। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होती है। चलिए अगला प्रश्न। अभिकारक के अणुओं के उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या है? सक्रिय ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा है जो। चलिए अगला प्रश्न। अधिकांश अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच रहता है? 2 और 3। 2 और 3 के बीच रहता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर है किसके बराबर होता है? तो समय के साथ घटती है, समय के साथ घटती है। चलिए अगला प्रश्न। ये 5वां चैप्टर है, इसका भी हम ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रासायनिक अधिशेषण की अभिक्रिया है अनुत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? चीनी के घोल के चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? तो NaCl3। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? तो CO के द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न। P2O5 अच्छा एक है, क्या है? अवशोषक है, अवशोषक। चलिए अगला प्रश्न। रासायनिक अधिशेषण में कितने परतें होती है? एक। तो एक परतें होती है। चलिए अगला प्रश्न। तेल में को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक है, तो Na है प्रयुक्त उत्प्रेरक। चलिए अगला प्रश्न। दूध का एक उदाहरण है, दूध का एक उदाहरण क्या है? तो पायस है, पायस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है? 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर होता है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लेविस अम्ल कौन है? सबसे प्रबल लेविस अम्ल BI3 है, जिसमें आपको ऑप्शन भी मिलेगा वहाँ पे कोई जब एग्जाम में जाइएगा तो BI3। चलिए अगला प्रश्न। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है तो क्या वास्तविक घोल द्वारा होता है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित? चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है? तो स्नेही कोलाइड कौन सा है? तो गोंद है, गोंद। स्नेही कोलाइड गोंद है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित कौन सा कोलाइड घोल नहीं है? तो जल है, जल कोलाइड घोल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित तो होता है, किसमें होता है? वास्तविक घोल द्वारा। तो वास्तविक घोल द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न। तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइड विलयन कहलाता है? तो इमल्सन कहलाता है, इमल्सन। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से टिंडल प्रभाव संभव नहीं है, किसमें संभव नहीं है? तो सकरा विलयन में संभव नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। रक्त पर आवेश पाया जाता है, रक्त पर कितना आवेश पाया जाता है? तो ऋण आयन पाया जाता है, ऋणात्मक जिसको बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करता है? तो साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए समय दर को कम कर देता है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से ठोस समुदाय कौन सा है? तो संश्लेषित जेम है। तो चलिए आज का यही समाप्त होता है वीडियो। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।